हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। दिस इज़ पुनीत गौतम। तो आप सभी टीजीटी का तो आपने सिलेबस देखा ही होगा और टीजीटी का आई गेस आप लोग पेपर भी देकर आए होंगे। और टीजीटी आर्ट्स की मैं अगर बात करूं पर्टिकुलरली, तो कैसा आपका पेपर हुआ कैसा नहीं हुआ वो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और आंसर की आपने चेक की है टीजीटी आर्ट्स की या नहीं की है वो भी बताइएगा। और आंसर की कैसे चेक करना है अगर उसकी भी वीडियो आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। खैर, ये टीजीटी आर्ट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेबीटी पद के लिए। जी हाँ, जेबीटी पद के लिए मैंने पहले भी यहाँ पे सिलेबस बनाया था, लेकिन जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे इसके डिटेल सिलेबस की कि भैया जेबीटी पद के लिए एचपीआरसीए ने क्या सिलेबस रखा है, किसके लिए। लेकिन जेबीटी के जेबीटी पद के लिए जो मतलब हिंदी मीडियम है, सॉरी, हाँ, क्योंकि जो इन्होंने रिलीज़ किया है वो इंग्लिश मीडियम में किया है। मैं आपको जो आज वीडियो लाया हूँ प्रॉपर हिंदी में डिटेल्ड एक्सप्लेन करके लाया हूँ कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। नॉट ओनली इन सब्जेक्ट हिंदी, बट जितने भी सब्जेक्ट इन्होंने कवर किए हैं उन सबको हिंदी मीडियम में मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जेबीटी के पद के लिए एचपीआरसीए ने क्या सिलेबस रखा है। तो शुरुआत करने से पहले ये वाली लाइन करना बहुत ज़रूरी है जो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि भैया जितने भी ये सब्जेक्ट्स रहेंगे वो 10+2 तक के विषय रहेंगे। और 10+2 तक के रहेंगे तो भाई इसको सीरियस लेके चलना कि सही में 10+2 के ही रहेंगे, क्योंकि टीजीटी आर्ट्स में इन्होंने कहा था कि ग्रेजुएशन तक के हैं, तो ग्रेजुएशन तक के ही पूछे गए थे। बहुत डीप डाउन पूछा गया था। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि अभी बहुत बात चली थी टीजीटी पद के पेपर की एचपीआरसीए द्वारा जिन्होंने पेपर लिया था कि वो बहुत टफ आया है। तो लेवल बहुत टफ रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? बिकॉज देखो, एक नॉर्मल सी बात मैं अगर आपको करूं, शायद 12 से लेकर 20 तारीख तक एग्ज़ाम चला था ना टीजीटी आर्ट्स का। 12 से 20 तक एक एक दिन में कम से कम 3 शिफ्ट थी। ठीक है, 3 शिफ्ट थी तो एक एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन थे? 200 क्वेश्चन थे सर। 200 क्वेश्चन थे ना, तो 200 क्वेश्चन की बात हो गई। 8 दिन हो गए यहाँ से यहाँ तक, 12 से लेकर 20 तक 8 दिन लेके चलते हैं। 3 शिफ्ट है तो टोटल 24 पेपर हो गए। 24 को 200 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दे, यहाँ पर 24 को किससे मल्टीप्लाई कर दे? 200 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो आई गेस रफली रफली 4800 आ रहा है भैया। देखो, 4800 आ रहा है। मतलब रफली इनको कम से कम 5000 क्वेश्चन चाहिए अपने पास, जो कि हमने सिर्फ पेपर के लिए छापने, जो एचपीआरसीए को चाहिए। जबकि आपको पता ही है 5000 तो नहीं बनेंगे क्वेश्चन तो कम से कम इससे डबल भी बन सकते हैं। पर चलो फॉर अ सेफ स्कोर रख लेके चलते हैं कि 6000 क्वेश्चन इन्होंने अपने पास बनाए हैं। 6000 क्वेश्चन का बैंक उन्होंने बनाया होगा, फिर ये 4800 क्वेश्चन जो है उसमें से छांटे गए होंगे। तो यार अगर आप नॉर्मल सोचोगे तो भैया डीप डाउन तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इतने क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे यार। डीप डाउन जाना ही पड़ेगा हमें, जो है तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी है। हाँ, उसके बाद अगर हमारे को बहुत ही इर्रेलेवेंट क्वेश्चन आ जाए तो उसके ऊपर बोर्ड को लेटर लिखा जा सकता है, उसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं। खैर, हम कर रहे थे जेबीटी के पद के सिलेबस की बात। तो सामाजिक विज्ञान की अगर मैं बात करूं, सामाजिक विज्ञान में सबसे पहला है हिस्ट्री की बात। अगर हम करें पर्टिकुलरली हिस्ट्री जो है वो इंडियन हिस्ट्री भी है और एज वेल एज नीचे यूरोपियन हिस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी इसी वीडियो में। इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या इन्होंने कवर किया है? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मतलब देखो मैं हिंदी मीडियम में कह रहा हूँ तो हिंदी मीडियम में ही वीडियो बनेगी आज। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में आएगा, जिसमें प्रारंभिक समाज जीवन के तरीके, देखो इसमें ना एक चीज़ बहुत है, एक हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है और हिस्ट्री के साथ साथ साइंस बहुत ज़्यादा है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर की गई है, हिस्ट्री एज वेल एज साइंस। तो आप लोग थोड़ा इस पर फोकस जरूर रखिएगा कि आपकी हिस्ट्री और साइंस ज़्यादा स्ट्रांग हो। खैर, हिस्ट्री में जैसे पहले प्रारंभिक समाज है, फिर पाषाण उपकरणों का परिचय और उनका उपयोग है जी। फिर है पूर्व इतिहास एवं मानव सभ्यताएं, पूरा पाषाण काल, मतलब वही भीमबेटका वगैरह जो जहाँ मिली थी, कहाँ मिली थी, है ना, उन सब के बारे में। कि आपको किसान के बारे में कैसे पता लगा था कि किसान है, क्योंकि वो पाषाण काल से रिलेटेड ही है। कृषि, किसान माने कृषि के बारे में कैसे पता लगा था। और इंसान जो है वो क्या चलाते थे, वो औजार चलाते थे, उसके बारे में कैसे पता लगा था। वो सब चीज़ें जो है
इन इस काल में आता है, मध्य पाषाण पाषाण में ही आता है कहीं ना कहीं, वो चलो देख लेंगे। और उसके बाद जो है ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग, पाषाण के बाद आए थे हम, इसकी तरफ बढ़े थे जी हम। ठीक है जी। उसके बाद आई थी सभ्यताएं, आर बी दयाराम साहनी आई गेस 1921 है ना शायद। तो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता लाई थी जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, या हड़प्पा सभ्यता भी हम इसको कह सकते हैं। तो वहाँ के पुरातात्विक स्थल कौन कौन से थे, वही मोहनजोदाड़ो वगैरह, मोहनजोदड़ो जो भी आप उसको प्रोनाउंस करते हो, लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में। नगर नियोजन, बाह्य एवं आंतरिक व्यापार, कलात्मक उपलब्धियाँ, उद्योग, शिल्प और सामाजिक स्तरीकरण, ये सब उस टाइम पर कैसे रहा करते था जी। तो जब सभ्यता की बात खत्म हो गई तो अब चलते हैं पूर्व वैदिक और वैदिक संस्कृति पर। तो वैदिक संस्कृति की बात हो रही है तो उसके बाद धार्मिक आंदोलनों के बारे में भी पूछा जाएगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शक, कुषाण, सातवाहन, भैया जी देखो, नॉर्थ से लेकर साउथ तक सारे लोगों के बारे में पूछा जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ संगम युग में पता लग रहा है कि चोल, पांड्य, चेर, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद गुप्त गुप्त युग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो गोल्डन एरा जो है वो तो ऑब्वियसली पूछा ही जाएगा, स्वर्णिम युग। उसके बाद है उत्तर गुप्त काल, हर्षवर्धन कैसे आया था, क्या उसकी वजह, मतलब किस तरह से सब कुछ रहा था। तो जैसे ही ये सब गए थे तो हम पहुंच गए थे मिडिवल इंडिया में जी। ये तो था ना हमारा एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया पहुंच गए हम, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें इस्लामिक कंट्री कह लें या फिर इस्लामिक शासकों का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव बना था, जिसमें तुर्कों का आक्रमण एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। दिल्ली सल्तनत तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लेके चलिएगा, दिल्ली सल्तनत से जरूर क्वेश्चन बनते हैं जी। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, इन दोनों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। खिलजी वंश से क्वेश्चन बनता है, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सब से प्रश्न बनता है। उसके बाद अगर हम धार्मिक आंदोलनों की बात करें तो हमारे पास सूफी आंदोलन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं भैया जी। भक्ति आंदोलन में शंकराचार्य जी का अहम ब्रह्मस्मि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर रामानुजनाचार्य जी, माधवाचार्य जी, नामदेव, ज्ञानेश्वर, कबीर जी, गुरु नानक जी, रैदास, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, चैतन्य, इन सभी से प्रश्न बनते हैं, इन सभी से प्रश्न बन सकते हैं। अब अगर अभी मैं सभी चीज़ों को इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम 8 शिफ्ट में हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर हम आगे चले तो वहाँ से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य, इस्लामिक कंट्री की, अगर इस्लामिक शासकों की हम बात कर रहे हैं, मुगल साम्राज्य को किसने टक्कर दी थी? मराठा साम्राज्य। जी हाँ, मराठा साम्राज्य तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। उसके बाद सिख साम्राज्य का उदय, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास का। अब अगर आगे चले तो अब मिडिवल मिडिवल हिस्ट्री यहाँ पे होगी ख़त्म, तो हम पहुँच गए मॉडर्न इंडिया में। मॉडर्न इंडिया की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मॉडर्न इंडिया में है वो है गांधी जी। गांधी जी के ऊपर जितने भी टॉपिक बन रहे हैं सारे पढ़ लो भैया। गांधी जी के ऊपर जितने भी टॉपिक बन रहे हैं सारे पढ़ लो। खैर, वापिस आते हैं, पहले तो यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ तो वो भी इसमें आता है, मॉडर्न हिस्ट्री में आता है ना। अरे यार, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम पहुँचे थे मॉडर्न इंडिया के ऊपर पहुँचे थे जी हम, है ना। तो हम बात कर रहे थे गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी के बारे में तो सब कुछ पढ़ लीजिएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ आ रहा है भारत में यूरोपियन कंपनियाँ, बंगाल के गवर्नर जनरल, और उसके बाद आता है भारत के वॉइस राइज जो जो यहाँ पे रहे थे। उसके बाद क्या है मॉडर्न इंडिया में? भारत के प्रांतीय स्वायत्त राज्य एवं यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से उनके संघर्ष, ये भी पढ़ना पड़ेगा जी। भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, ठीक है गुरु, एक ये टॉपिक हो गया। फिर टॉपिक है हमारे पास ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि बंदोबस्त, है ना, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त ले लो, चाहे ऐसी ऐसी चीज़ें जो थी वो इसमें ही आएगी। फिर है 1857 का विद्रोह, जो कि भाई इस, और अच्छा एक चीज़ वो भी है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है ये वाली चीज़, बट आई गेस सो कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, उसको 1857 के विद्रोह के बारे में अगर नहीं पता है तो उसकी तैयारी करने का कोई भी मतलब नहीं है। जिसको 1857 के विद्रोह के बारे में, अगर चल मैं ये नहीं कहता कि आपको सब कुछ ही पता होना चाहिए, बट फिर भी आपको 1857 के विद्रोह के बारे में तो पता होना ही चाहिए। खैर,
सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए होंगे उस समय में, है ना, उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अब है इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या है टॉपिक? टॉपिक है हमारे पास भारत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए, जिसमें कि गांधी जी के बारे में मैक्सिमम चीज़ें आएगी। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी एवं स्वराज आंदोलन हुए, मुस्लिम लीग बनी थी, कांग्रेस में विभाजन हो गया था, लखनऊ का समझौता है, होम रूल लीग है, चंपारण वाला सत्याग्रह है, मॉन्टेग्यू अगस्त घोषणा है, खेड़ा सत्याग्रह है। सत्याग्रह तो जितने भी है वो सब इम्पोर्टेंट है जी। रॉल टैग तो ऑब्वियस है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना सूत्र, बारडोली सत्याग्रह, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन, दांडी मार्च, गांधी जी की 11 मांगे, सविनय आंदोलन हो गया, गोलमेज सम्मेलन हो गया, गांधी इरविन समझौता हो गया। अच्छा, गांधी इरविन समझौता की अगर मैं बात करूं तो अभी जो केवी का पेपर हुआ था ना, केवी और एनवीएस का, पीआरटी का अगर जो पेपर हुआ था उसमें भी गांधी इरविन समझौता से क्वेश्चन आया था। तो गांधी जी के बारे में मैं कह रहा हूं, गांधी जी के बारे में एक भी टॉपिक मत छोड़िएगा। गांधी जी के बारे में जितने भी टॉपिक जहां से भी जो भी मिल रहा है भैया लपेट लो, जितना हो सके उतना पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद है सांप्रदायिक पुरस्कार, पूना समझौता, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस आदि के क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन। तो भाई ये जो टॉपिक है ना यहाँ पे, ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे जरूर इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव, अगस्त प्रस्ताव, पृथक पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, राजगोपालाचारी के सूत्र हो गए, वेवेल योजना होगी, शिमला सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट, कैबिनेट मिशन हो गया, माउंटबेटन योजना होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भैया, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। अब अगर बात करें भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संविधान का विकास किस तरह से हुआ, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे जोड़ी गई, तो नियामक अधिनियम हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, और चार्टर एक्ट हो गया। चार्टर एक्ट 1793 वाला अलग है, 1813 वाला अलग है, 1833 वाला अलग है, 1853 में एक और है। फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 92 9, मॉरले मिंटो सुधार हो गया, भारत सरकार अधिनियम हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया। कैबिनेट मिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपके पास अगर सिलेबस लेकर आ रहा हूँ तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताना मेरी जिम्मेवारी रहती है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जी हाँ, 15 अगस्त 1947 आपको पता ही है। खैर आगे चलते हैं, यूरोपीय इतिहास भी इसमें ऐड किया गया है इस बार यूरोपीय इतिहास जो है इसमें ऐड किया गया है। यूरोपीय इतिहास में भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बेसिक सी चीज़ें यार, आपने ना बचपन से लेकर सब पढ़ रखी है। ऐसा है ही नहीं, अगर जो आदमी जेवीटी का पेपर देने जा रहा है, जो आदमी +2 के बाद का कोई भी पेपर देने जा रहा है, उसने जिस मर्जी स्ट्रीम में अपनी +2 कर रखी होगी, भैया आपने ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ रखी है, 10th तक आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है। हाँ जी बिल्कुल। फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रसंघ, रूसी क्रांति, समाजवाद, इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संगठन। यार ये सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी है यार, आपको कुछ नहीं करना। मैं अभी भी कह रहा हूँ, कोई भी इंसान है उसने चाहे 15 साल पहले से पढ़ाई छोड़ दी होगी, लेकिन अगर वो आज भी शुरू कर रहा है ना इसकी तैयारी करनी, वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है यार। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भैया जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने 10th तक वो सारी चीज़ें ये हमने पढ़ रखी है। ऐसा नहीं है कि हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ रखी है, पर चलो वो तो हमारे ऊपर है ना कि हम कितना इसकी तैयारी करेंगे या कितना हम इसके बारे में सोचेंगे। आई गेस इसके बारे में हम एकदम पॉजिटिव सोच रख सकते हैं। फिर अगर हम भूगोल की बात करें, जियोग्राफी में क्या क्या है, जियोग्राफी में है भारत के बारे में आकार एवं स्थिति, भारत और विश्व, भारत के देखो नॉर्मल सी चीज़ें यार, है ना। अब देखो भारत के भौतिक लक्षण की, भारत में क्या क्या चीज़ें हैं। भौगोलिक विभाग देखो, हिमालय होता है ना, प्रायद्वीपीय पठार होते हैं, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है, द्वीप है ना,
मतलब ये सारी चीज़ें उत्तरी मैदान, हमारे नॉर्थ के जो भी चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इसका ये जो प्लेन का एरिया है वो सब चीज़ें नॉर्थ में आ रही है ना जी। मतलब यही सब चीज़ें यार, और कुछ नहीं है यार, ये बहुत ईजी सा चीज़ है, ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, हम सब ने ये पढ़ रखी है। अपवाह तंत्र की बात करें, जैसे भारत में नदियाँ हैं, हिमालय से बहने वाली नदियाँ हैं, गंगा जी का नाम ना आए नदियों की बात हो रही हो तो भाई मतलब आश्चर्यजनक बात हो जाएगी अगर गंगा जी का नाम ना आए। फिर नर्मदा, तापी, गोदावरी, मतलब जितनी भी नदियां हैं सबके बारे में हमने पढ़ना है भैया। उसके बाद जलवायु के बारे में हमने पढ़ना है कि जलवायु नियंत्रण कैसी होती है हमारे भारत में, है ना। उस जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हमारे भारत में, ठीक है। फिर प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, कैसी कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है जो प्राकृतिक है, ठीक है। फिर है जनसंख्या के बारे में कि जनसंख्या का आकार, वितरण, घनत्व, वृद्धि के क्या है जनसंख्या अगर हम भारत की बात करें या फिर हिमाचल की बात करें। खैर आगे चलते हैं। भारत का भौतिक पर्यावरण कैसा है, संसाधन, अर्थव्यवस्था, ये सब चीज़ें कैसी हैं। ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, स्थलमंडल, जल, ये सब चीज़ें, कृषि एवं खनिज, वर्षा जल संचयन, इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। अब आते हैं अर्थशास्त्र, जिसका बहुत कम सिलेबस रखा गया है जी। अर्थशास्त्र देखो ना, इसमें कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 और 7 टॉपिक है भैया, बस 7 टॉपिक में पूरा अर्थशास्त्र खत्म है। उसका विकास कैसे हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, मुद्रा एवं ऋण, वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता के अधिकार कौन सा है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपने वो जागो ग्राहक जागो टैगलाइन सुनी होगी, है ना। भारत में खाद्य सुरक्षा और गरीबी की चुनौतियां, ये है भैया इकोनॉमिक्स के, और इकोनॉमिक्स का कुछ भी नहीं है। देखो इकोनॉमिक्स तो सबसे फट 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 से निपटा। हाँ, मैं इसके बाद ना एक वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, काहे की स्ट्रेटजी, इसको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो किस टाइम से लेकर किस टाइम तक क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पूरा टाइम टेबल अगर मैं बोलूँ तो वो उसकी वीडियो मैं आपको बना सकता हूँ, और कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। बस आप जो है वो अपनी तैयारी पे क्या रखो, फोकस। क्योंकि जो फोकस है ना वो रखना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी बना के चलना पड़ेगा, डिसिप्लिन बना। देखो जितने भी लोग सक्सेस को अचीव कर चुके हैं ना, चाहे वो विराट कोहली की बात कर लो, क्योंकि विराट कोहली जो है या रोहित शर्मा जो है आज के डेट में एक हॉट टॉपिक है जिसके बारे में सब लोग बातें कर रहे हैं। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की अगर बात करें तो उन्होंने इतने सालों तक किस तरह से सरवाइव कर पाए हैं वो लोग, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी और टाइम को मैनेज करना, और उसके बाद जो है स्मार्ट स्टडी करना। ऐसे नहीं कि आप बस पढ़ ही रहे हो पढ़ ही रहे हो पढ़, नहीं, ये 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। खैर आगे चलते हैं। राजनीतिक विज्ञान के बारे में अगर बात करें, पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस में लोकतंत्र के बारे में प्रश्न आ जाएगा, संवैधानिक व्यवस्था के बारे में प्रश्न आ जाएगा, मतलब वही ना, आर्टिकल 45 हो गया, और आर्टिकल 51A हो गया हमारा, है ना, और आर्टिकल 21A हो गया हमारा। ये उनको बोल रहा हूँ मैं, जो जो एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स है ना, कुछ कुछ उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आप सभी के सामने। तो इन सभी आर्टिकल्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, नहीं नॉट ओनली फॉर एजुकेशन, पर आपको एक PWD एक्ट के बारे में बताया गया है, उस PWD एक्ट का कौन सा आर्टिकल है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें चुनावी राजनीति के बारे में पता होना चाहिए, संस्थाओं का कार्य पता होना चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार पता होने चाहिए, संविधान सभा के बारे में पता। अच्छा, एक बहुत अच्छा पॉलिटी का क्वेश्चन बना था। देखो मुझे एक एग्जैक्ट वर्डिंग तो नहीं है याद, बट KVPRT में एक KVS में एक प्रश्न बना था कि मैं उसको ना एग्जैक्ट आपको बताऊंगा, जो स्ट्रेटेजी की एक वीडियो बनाऊंगा ना उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। खैर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य नीति, संसद हो गया, प्रधानमंत्री जी हो गए, न्यायपालिका जी होगी, राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, राज्य विधानसभाएं पढ़ने पड़ेगी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और नागरिकता, केंद्र राज्य संबंध, आपातकालीन प्रबंध, संवैधानिक संशोधन, बजट, चुनाव आयोग के बारे में, स्थानीय स्वशासन, राजनैतिक दल हो गया, है ना। कैग का क्वेश्चन जो है अभी TGT आर्ट्स में भी आया था जी, कैग का प्रश्न।
कैग का प्रश्न जो है टीजीटी आर्ट्स में भी पूछा गया है। वित्त आयोग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखो इनका कौन सा आर्टिकल के थ्रू और कौन इनकी नियुक्ति करता है एजीआई की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, कौन से आर्टिकल के थ्रू ये होते हैं और कौन अभी लेटेस्ट में भी बने हैं, वी से उनका नाम है। हालांकि पूरा नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, पर जो उनका फेमस नाम है वो वी से है आगे, वेंकट रमणी शायद उनका नाम है। तो इन सभी के बारे में भी आपको पता करना पड़ेगा, है ना। और दल बदल विरोधी कानून कौन से है, राजभाषा क्या है। अच्छा, भाषा के बारे में बात की जाए तो 20-22 जो भाषाएं हैं हमारी, वो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मुझे एग्जैक्ट नंबरिंग याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ 20 या 22 जो है वो सर्टिफाइड लैंग्वेजेस है जो संविधान में कही गई है। अच्छा, आपको मज़े की बात यह है उसमें कि इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज हमारी नहीं है, वो फॉरेन लैंग्वेज के थ्रू उसमें कहा गया है। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप इंग्लिश पढ़ लो, लेकिन फिर भी इंग्लिश जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है हर एक स्कूल में। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको पता लगेगी जब आप इनके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, सीबीआई के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। अच्छा, इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट वैसे इसलिए भी है, अगर मैं आपको कह दूं कि आधिकारिक तौर पे हम इंग्लिश को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों इंग्लिश को प्रेफर करते हैं? क्योंकि एट अ सर्टेन पॉइंट, है ना, कहीं कहीं पर बहुत इजी हो जाता है इंग्लिश में कुछ चीज़ों को समझना। क्यों? क्योंकि हम उसमें हैबिचुअल रहते हैं उन वर्ड्स को सुनने में, ठीक है। जैसे अब अटॉर्नी जनरल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको अगर अटॉर्नी जनरल ना कह के एजीआई कह दो, हालांकि अटॉर्नी जनरल भी एक इंग्लिश का ही शब्द है, तो उसको अगर हम इस तरह से हिंदी में लिखें या फिर उसको एजीआई लिखें, तो एजीआई जो है वो एकदम से ढूंढेंगे लोग कि एजीआई क्या रहता है, ठीक है। फिर जाति पितृसत्ता नहीं, मतलब ये जाति वगैरह के बाद सामाजिक आंदोलन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में पता होना चाहिए। अब यदि अगर हम बात करें अपने गणित की, मैथमेटिक्स की, देखो मैथमेटिक्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ हिंदी में, मुझे सॉरी फॉर दैट, पर हिंदी में मुझे नहीं पता है। बट फिर भी मैं पूरी हिंदी की वीडियो ही आपके सामने लाऊंगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हिंदी में पहली जो पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है संख्या पद्धति पर, कि भैया संख्या पद्धति का जो है आपको पता होना चाहिए। पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, बीजगणित, बहुपद। बीजगणित आई गेस उसको कहते हैं एलजेब्रा, एलजेब्रा को कहते हैं बीजगणित, है ना। बहुपद हो गया, है ना, रेखीय एवं द्विघाती समीकरण, ये सारी चीज़ें यार अगर देखो ना आप 6, 7, 8 के सिलेबस में मिल जाएगी आपको। 9, 10 तक भी आप अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग कर दो ना, एनसीईआरटी 10 तक भी कह रहा हूँ मैं, अगर 10th तक की एनसीईआरटी आपने स्ट्रॉन्ग कर ली है, कौन कौन सी एनसीईआरटी की बुक्स आपने स्ट्रॉन्ग करनी है? एक एसएसटी, एक मैथ, है ना, एसएसटी हो गया, मैथ हो गया, साइंस, साइंस साइंस हो गया। बस ये 3 चीज़ें कवर कर लो अपनी, कहाँ तक की? 10th तक का जितना भी सिलेबस 10th तक में इन 3 बुक्स में है, सारा खा जाओ, सारा का सारा। देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, हालांकि मुश्किल है यार इतना सब कुछ कर पाना, पर यार देखो कल को जॉब भी तो आप ही को लगेगी ना, तो इसी को तो मेहनत कहते हैं। ये वाली मेहनत तो करनी ही पड़ेगी बाबू, फिर ही जो है आपकी जॉब को आप सिक्योर कर सकते हो। खैर आगे चलते हैं। अनुक्रम एवं समांतर श्रेणी, अनुपात एवं समानुपात, ज्यामिति, त्रिकोण चतुर्भुज, निर्माण, है ना, क्षेत्रफल एवं परिमाप हो गया, घनफल हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, त्रिकोणमिति है, सांख्यिकी है, ठीक है जी। सांख्यिकी है, फिर है कार्य एवं समय है, मापन, घातांक, ये सब चीज़ें जो है वो मैथमेटिक्स की है जी। फिर अगर हम बात करें विज्ञान की, जो सबसे ज़्यादा सिलेबस, एक हिस्ट्री एक विज्ञान, दो ही चीज़ों का है गुरु। अब जैसे विज्ञान में भोजन के घटक हो गए, विभिन्न खाद्य पदार्थ हो गए, है ना। देखो आप यहाँ दिख रहा है आपको, भोजन के घटक के बारे में क्या है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा है पादपों को समूह में छांटना, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, है ना। इसका भी क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको ग्रुप में इसमें दिख रही है। फिर है जी हमारे पास, रुको जरा थोड़ा, फिर है पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसके बारे में भी आपको पता लग रहा है। उसके बाद है पौधों को जानना, ग्रोइंग योर प्लांट, ठीक है, गेटिंग टू नो प्लांट मतलब। फिर है शरीर की गतियाँ बॉडी की मूवमेंट्स कैसे रहती हैं। फिर है, और देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सिर्फ टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर की चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। फिर है हैबिटेट्स के बारे में क्वेश्चन है कि भैया जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रहते कहाँ हैं, करेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या रहती है। फिर अगर नेक्स्ट को टॉपिक की बात की जाए तो वो है गति एवं दूरी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास रहने वाला है वो रहने वाला है गति एवं
दूरी और मापन उसका, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहने वाला है गुरु, नेक्स्ट हाँ ये है प्रकाश छाया एवं परावर्तन। प्रकाश छाया एवं परावर्तन के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रकाश छाया परावर्तन के बारे में के बाद अगर हम बात करें तो विद्युत एवं परिपथ, इलेक्ट्रिसिटी एवं सर्किट्स, इलेक्ट्रिसिटी एवं सर्किट्स के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैग्नेट्स के बारे में है। मैग्नेट फन विद मैग्नेट्स, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप एनसीईआरटी की तरफ जाओ तो भैया सबसे अच्छा काम रहेगा ये चीज़, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। फिर हमारे चारों ओर की वायु के बारे में प्रश्न रहेंगे कुछ कुछ, है ना। और वहाँ से अगर आगे चले हम तो पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में प्रश्न रहेंगे, ठीक है। वहाँ से अगर आगे हम चले तो जानवरों में पोषण के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। वहाँ से आगे अगर हम चले तो ऊष्मा के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ से आगे अगर हम चले तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, बिल्कुल बेसिक ऑफ द टॉपिक, बिल्कुल बेसिक एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्रिस्टलाइजेशन इसमें आता है, ठीक है ना। देखो यहाँ टॉपिक आ भी गया क्रिस्टलाइजेशन। और लोहे में जंग लगना, इसके बारे में प्रश्न आते हैं। अच्छा, किस तरह से स्ट्रैटेजी होगी इसके बारे में एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिर है जीवों में श्वसन, कि भैया रेस्पिरेशन कैसे करेंगे लोग, है ना। या फिर अगर बात करूं तो सांस लेने की प्रक्रिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो इसको डिटेल टॉपिक में कि इसमें क्या क्या आगे चलेगी भैया, ठीक है। ओके, तो इस तरह से पौधों में श्वसन की हम बात कर रहे थे। और उसके बाद जो आएगा वो आएगा टॉपिक रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, है ना। उसके बाद आ रहा है डिस्पर्शन ऑफ सीड्स, कैसे होता है, मतलब बीजों का प्रसार कैसे हो सकता है, सब इसके अंडर आता है भैया। फिर आता है गति एवं समय के बारे में, है ना। उसके बाद अगर हम आगे चले फिर आता है विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें और प्रकाश की बात, लाइट की बात ना करें तो कैसे ही गवारा होगा भैया ये वाली बात, ठीक है। तो लाइट्स के बारे में इंसिडेंट्स रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन सब के बारे में प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। फिर अगर आगे चले तो फॉरेस्ट और लाइफलाइन के बारे में भी जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फॉरेस्ट से, कि फॉरेस्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है देखो ये चीज़, और कैसे इसकी स्ट्रेटेजिकली तैयारी होगी उसके बारे में मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। खैर, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसके बारे में भी हमारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम आगे चले भैया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि हमारे एवरीडे साइंस से भी जो है वो मैच करता है। फिर है कोल एवं पेट्रोलियम, इसके बारे में भी प्रश्न हो सकते हैं गुरु। उसके बाद अगर हम चले तो कंबशन ऑफ फ्लेम, मतलब दहन एवं ज्वाला के बारे में भी प्रश्न हो सकते हैं जी। आप हाँ, अच्छा मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा भैया, क्योंकि अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पेजेस है अभी कवर करने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं एकदम विस्तृत रूप से आपको नहीं पढ़ रहा हूँ। और ये आप इसको विस्तृत रूप से अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं स्लो स्लो चला हूँ वैसे तो। पौधों एवं जानवरों का संरक्षण, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल के बारे में, अभी हमने ऊपर रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ा था, ये रिप्रोडक्शन एनिमल के बारे में भी प्रश्न बन सकता है। बाहर बारिश लग चुकी है तो उसकी आवाज़ भी आपको पीछे से आ सकती है, तो उसके लिए पहले ही सॉरी। उसके बाद रिप्रोडक्शन के बाद आएगा एडोलसेंस के बारे में प्रश्न आ सकता है जी, कि किशोरावस्था की ओर बढ़ना, किशोरावस्था में इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वैसे साइंस में अगर मैं आपको बताऊं, है ना, बायोलॉजी के क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम आगे चले तो हमारे पास घर्षण, फ्रिक्शन, इसके बारे में भी प्रश्न बन सकते हैं जी। उसके बाद ध्वनि, जो देखो ये औपचारिक सिलेबस है, ये कोई मैं अपने आप से सिलेबस नहीं बना रहा हूँ, ये HPRCA द्वारा बनाया गया सिलेबस है, वो ही मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है सिंपली, और कुछ काम नहीं किया है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एक एक टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और किस तरह से तैयारी करनी है मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप लोग उसमें मुझे ये डालते हो, मैसेज डालते हो, तो मैं ज़रूर इसके बारे में एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात आ जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाद कोल एवं पेट्रोलियम की बात आती है, कोल एवं पेट्रोलियम के बाद दहन, जो आई कैसे दोबारा से रिपीट हो गया है, ये चीज़ तो हमने कर ली थी, है ना।
अच्छा ठीक है, उसके बाद अगर आपको बात करूँ, हाँ, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लाइट तक की बात जो है हमारी हो चुकी थी, है ना। लाइट से आगे अगर हम चले तो लाइट के बाद हमारे पास टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ, है ना, हमारे आसपास के पदार्थ जी, मैटर जो है हमारे आसपास में जो पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल मतलब अणु और परमाणु के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर बात करें तो परमाणुओं की संरचना के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा जी आपको। उसके बाद अगर बात करो तो देखो खुद ही यहाँ हाईलाइट हो गया, हालांकि जीवन की मौलिक इकाई मतलब सेल, उसके बारे में भी आप, कोशिका मतलब जिसको हम कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो कोशिका में पाए जाने वाले उत्तक टिश्यूज़ के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो खाद्य संसाधनों में सुधार के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद गति के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा जी, गति में दूरी विस्थापन वगैरह, है ना, ये सब चीज़ें आएगी। बल एवं गति के नियम कुछ कुछ होते हैं, ये आपने देखो जैसे जैसे मैं इन टॉपिक की बात कर रहा हूँ ना, ये आपने कहीं ना कहीं सुन रखे हैं कि यार ये सारी चीज़ें जो है सर जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो मुझे याद आ रही है यार, मैंने कहीं ना कहीं ये सुना है, ये सारे थॉट्स आपके अंदर चल रहे होंगे। हाँ यार पक्का सुना है, क्योंकि 10th सबने कर रखी है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये ज़्यादा टफ नहीं है यार। जैसे न्यूटन के लॉ यार कहीं ना कहीं तो हमने सुन रखे हैं ना। अब ग्रेविटेशन के बारे में आपने कहीं नहीं सुना है क्या? आप अपने आप से पूछो, क्या आपने ग्रेविटेशन के बारे में कहीं नहीं सुना है? क्या आपने साउंड के बारे में, ध्वनि के बारे में कहीं नहीं सुना है? क्या आपने कार्य वर्क एवं एनर्जी के बारे में कहीं नहीं सुना है क्या? यार सब सुन रखा है यार, सब इन द सेंस सारी चीज़ों के बारे में हमने वो सुन रखा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने सुन रखा है यार, ये विद्युत हो गया, मानव नेत्र हो गया, प्रकाश जो हम यहीं पर पहुंचे थे, हमारा पर्यावरण भी आप उसको ऑब्वियसली यार, और इन्वायरमेंट के बारे में तो आप कर ही सकते हो ना। एवरीडे साइंस नीचे आएगा, एवरीडे साइंस उसमें आपको एक कवर आएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट, वो है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन आता है, टीजीटी आर्ट्स में भी लास्ट में 3 नंबर के लिए कॉम्प्रिहेंशन आया था। अच्छा कॉम्प्रिहेंशन करना आसान है, आप भी बोलोगे मैं भी बोलूँगा, कोई भी बोलेगा कि यार कॉम्प्रिहेंशन तो करना है, बचपन से लेकर हम करते आ रहे हैं, पर प्रभु कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए चाहिए हमारे टी से टाइम, जो कि टी से टाइम नहीं मिल पाता। 120 ही मिनट रहते हैं और 200 क्वेश्चन रहते हैं, तो किस तरह से वो सॉल्व होगा विद इन टाइम वो आपको लगेगा पता, क्योंकि इसमें हमारे पास मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, उनको सॉल्व करने के लिए चाहिए भैया समय। तो समय अगर हम खैर इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कहोगे, फिर अगेन मैं कह रहा हूँ अगर आप कहोगे तो वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। इंग्लिश के बारे में बात कर रहे थे, सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिक्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, नंबर हो गया, जेंडर हो गया, पंक्चुएशन हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, या फिर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, मतलब एरर फाइंड आउट करने के क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो, अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आपका एडजेक्टिव छांटने को दिया जाएगा, नहीं 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 नहीं, आपको एक आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आपने एरर ढूंढना उस सेंटेंस में, किस तरह के वो प्रश्न रहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर इसमें आपके कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। कंजक्शंस है, इंटरजेक्शन है, सिनोनियम है, टेंस है, देखो एरर करेक्शन आ गया, देखो अलग से पॉइंट, एरर करेक्शन के लिए आएंगे इसमें क्वेश्चन, वोकेबलरी होगी, एंटोनियम्स होंगे, है ना, चेंज एंड इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच होगी, फ्रेजेस होगी, क्लॉजेज होगी, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गए, है ना, एक्टिव और पैसिव वॉइस हो गई, ये सब चीज़ों के बारे में प्रश्न जो है भैया बनेंगे। फिर आते हैं हिंदी के व्याकरण पे। हिंदी के व्याकरण में भाषा, शब्द विचार सब सुन रखे हैं गुरु। शब्द विचार में हो गए तत्सम, तद्भव, देश विदेशज वगैरह जैसे शब्द। उसके बाद हो गए विकारी, माने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अविकारी, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, है ना जी। पद परिचय करना है, शब्द शक्तियाँ, शब्द रूपांतरण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, इनमें चेंज करो। संधि समास, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले टॉपिक, संधि और समास, उपसर्ग और प्रत्यय, मतलब आप देख लो कि आपको पूरी हिंदी में ये 4 चीज़ें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रख लो इसको पूरे सब्जेक्ट में। मैं लिख कर देता हूँ कि इन चारों से कम ज़्यादा नहीं तो 4 प्रश्न आएंगे इन सब से मिलाकर, मतलब 2 नंबर आपके पक्के हैं अगर आप इस टॉपिक को पकड़ोगे।
उसके बाद है आपके पास वाक्य विचार, अर्थ विचार, विराम चिन्ह, इससे पक्का 2 प्रश्न बनते हैं पक्का। अभी KVS PRT में विराम चिन्ह से प्रश्न बने थे भैया। मुहावरे एवं लोकोक्तियां भी इसमें इंपॉर्टेंट है, अलंकार भी है इसमें। तो भाई इतना तो था भाई जनरल सिलेबस। देखो फिर आता है हमारे पास अपना सिलेबस। किसका सिलेबस? JBT और DLED का सिलेबस। देखो JBT और DLED में कुछ नहीं है यार। JBT और DLED में आता है आपके पास सिर्फ वही चीज़ें आती है जो जैसे बच्चों का मनोविज्ञान की समझ बच्चों के, ठीक है। आपका जो अपना सिलेबस है मतलब यार जो आपने पढ़ा है DLED में सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होगी। समकालीन भारतीय समाज में समाज की दिशा, मतलब आपने सोसाइटी के बारे में पढ़ रखा होगा, है ना, पढ़ा ही होगा यार, ऑब्वियस है। बड़े ये सारी चीज़ें उसमें रहती है। शिक्षा एवं समाज एवं पाठ्यक्रम ठीक है जी। उसके बाद पाठ्यक्रम के पार शिक्षा शास्त्र, ठीक है जी। उसके बाद हिंदी भाषा शिक्षण आएगा। देखो ये मत करिएगा कि मैं तो हिंदी पढ़ाता ही नहीं, मुझे क्यों आएगा। नहीं नहीं नहीं, JBT की बात हो रही है भैया। JBT में तो सारे चैप्टर आएंगे। JBT में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बख्शी जाएगी। JBT में सारी चीज़ों को पकड़ा जाएगा गुरु। और उसके बाद कहाँ पहुँचे थे हम पहुँचे थे हिंदी भाषा एवं शिक्षण में। हिंदी भाषा एवं शिक्षण के बाद आता है हमारे पास गणितीय शिक्षण। कौन सा शिक्षण आता है गुरु? हमारे पास आता है गणितीय शिक्षण। हिंदी भाषा शिक्षण हो चुका है गुरु, फिर आता है गणितीय शिक्षण कि भैया शिक्षण कैसे प्रदान करोगे आप गणित का, वो इंपॉर्टेंट है। फिर है पर्यावरण शिक्षण, मतलब ये शिक्षण से रिलेटेड टॉपिक कैसे होगी, मूल्यांकन कैसा रहेगा, है ना, ये सब चीज़ों के बारे में आएगा। बच्चों का शारीरिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य, विद्यालय स्वास्थ्य एवं शिक्षा, है ना। उसके बाद रचनात्मक नाटक, ललित कला एवं शिक्षा, है ना। उसके बाद कार्य वर्क एजुकेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। शिक्षक के बारे में प्रश्न आ सकते हैं। लैंगिकता, समावेशी शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल के टाइम में, जब क्योंकि UGC का मुद्दा तो आपने देखा ही होगा ना, तो उसमें समावेशी शिक्षा पे जोर दिया गया है। हालांकि उसके ऊपर एक अलग वीडियो पे देखेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे वो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइटेड हुई है तो समावेशी शिक्षा पे प्रश्न बढ़ चढ़ के आते हैं, ठीक है। उसके बाद विज्ञान शिक्षा, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा। उसके बाद अगर हम बात, अच्छा यहाँ तक था आपका अपना सिलेबस हो गया जो है ख़त्म। फिर आते हैं हमारे पास ये पार्ट B वाली चीज़ें, और लास्ट है जो कि सिलेबस का, जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो है जनरल नॉलेज। फिर अगर बात की जनरल नॉलेज में क्या सामान्य, देखो जनरल नॉलेज नहीं आता आज की डेट में। आज की डेट में आता है जनरल अवेयरनेस, कि भाई आप कितने अवेयर हो अपने आसपास के एरिया से लेकर अपने इतिहास से लिए आप कितने अवेयर हो, ज्योग्राफी से कितने अवेयर हो, पॉलिटी से कितने अवेयर हो, है ना, उसके बारे में प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर का एक आधा क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको करंट अफेयर अगर ना भी पढ़ो तो चल पड़ेगा बाबू। उसके बाद एवरीडे साइंस का क्वेश्चन बनेंगे, तो अगर साइंस आपने अच्छे से पढ़ ली है जो ऊपर बताया था, तो एवरीडे साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और लॉजिकल रीजनिंग जो है उसके कम से कम बहुत प्रश्न बन रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के, 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के, तो आपने पढ़ना होगा तो देख लो ना। अगर इसको स्किप करना है तो वो भी आपको, पर आपको ऊपर वाले टॉपिक सारे जो है वो आपको अपने पक्के करने पड़ेंगे अगर आपने ये चीज़ें जो है स्किप करनी है। तो ये सारा जो था वो था सिलेबस था जी आपका। काय का सिलेबस था जी आपका, ये था JBT का सिलेबस। किसमें था जी आपके? हिंदी में था जी ये वाला। हिंदी मीडियम में किस तरह, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कि सिलेबस क्या रहेगा, सेम ही सिलेबस है, बस सिंपल सी उसको इंग्लिश में हिंदी को ट्रांसलेट किया है मैंने, ठीक है। तो अगर आपको इसकी स्ट्रेटेजी चाहिए कि 30 दिन में आप पूरा का पूरा ये सिलेबस निपटा दो, तो 30 डेज स्ट्रेटेजी जो है मैं आपको दे सकता हूँ गुरु, कि 30 डेज में किस तरह पे क्या कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, और कौन कौन से सोर्सेज जो है आपको मिलेंगे और कहाँ से मिलेंगे, और सारी की सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी। ज़्यादातर अगर मैं चाहूँ, अगर मैं कोशिश करूँगा तो आपको फ्रीली अवेलेबल करवाना की कोशिश करूँगा, कि फ्री में आप सेल्फ स्टडी से, ना किसी कोचिंग में जाके, का कैसे सेल्फ स्टडी से किस तरह से आप इस पूरी स्ट्रेटजी को बना सकते हो, इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। वो भी तब अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। वरना इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।